ये समझा मैंने, कंट्रोल, ठीक है। हम आदत समझ गए लेकिन कंट्रोल करो, ठीक है। कल का लास्ट टॉपिक क्या था? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। गुड। अब देखो बेटा, कल जो नहीं थे उनके लिए रिपीट नहीं होगा, ऐसा बोलूँगा नहीं। संडे को क्लास रहेगी अपनी, कल और परसों 2 दिन क्लास नहीं है, ठीक है। तो ये क्लास को मैं संडे को लेने वाला हूँ, मैंने उधर भी अरेंज करके आया है। उधर का जो प्लानिंग रहेगा उसके हिसाब से उससे पहले उसके बाद में रखेंगे। तो उस दिन ये जो पहला मौसम छूट जाएगा। एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट नहीं बोल सकते उसको, लेकिन फैमिली का काम फंक्शन है, तो जाना ज़रूरी है। इसलिए मैं जा रहा हूँ, नागपुर में नहीं हूँ, तो इसलिए 2 दिन के लिए, ठीक है, जाना आने के लिए बहुत लगता है। तो संडे को कवर करना है उस पोर्सन को, छूट जाएगा, ठीक है। तो उस दिन फिर आप पूछिए जो आज का छूटा है, ठीक है ना। तो संडे को बाकी क्लास नहीं रहेगी, क्लास होने के बाद में आप पूछ सकते हो, मगर पूछ जाऊँगा आधे घंटे तो हो जाएगा, वहाँ तो वहाँ समझाओ फास्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। जो आज का कल का जो छूटा है वो उस दिन पूछेंगे, आप पूछेंगे। आप लेकर नहीं रोका मुझे, मैं क्लास वगैरह निकल गया तो फिर मैं दोबारा नहीं समझाऊँगा, ठीक है। मैं मौका देता हर एक, ठीक है। हर चीज़ ये होने के बाद बार बार पूछता, समझा ये समझा तो बोलो, रिपीट कर देता, ठीक है। लेकिन आप चुपचाप रहे, हाँ सर आप पढ़ाइए, ठीक है, हो गया, फिर बाद में रिपीट नहीं करना। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमने कल पढ़ा, बराबर है। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो था बेटा वो क्या था? इमिशन वाला स्पेक्ट्रम था, ठीक है। इसमें ठीक है, अब आपस में बात नहीं करना। टॉपिक का हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया था बेटा, ठीक है, इसका बैकग्राउंड बता देता, थोड़ा सा मैं रिपीट कर दूँ, तो जो उस टॉपिक को नहीं पढ़े थे उस समय, ठीक है, उनके लिए बेटा ये देखो, इमिशन का मतलब क्या होता है? इमिशन मतलब जब इलेक्ट्रॉन लोअर, मान के चलो कि 2 ऑर्बिट्स है, बराबर है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर ऑर्बिट में जाएगा, तो एनर्जी क्या करता है? वो एब्सॉर्ब, इतना पता है, बोर्स में पढ़ा है अपन, बोर्स। और जब वो हायर से लोअर में आएगा तो क्या करता है? इमिट, इतना आपको पता है। तो बेटा ये उसी का है, इमिशन। तो हाइड्रोजन के केस में क्या किया गया आपको पता है? हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 और ये इंफिनिटी, ठीक है ना। गुड, ठीक है। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये इंफिनिटी, मतलब एक बार इलेक्ट्रॉन गया तो गया, वापस नहीं आएगा, ठीक है ना, बराबर। उसको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, मतलब सोचना मतलब उसको कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है ना, वापस तो आने वाला है नहीं, गया, ठीक है। इसमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, सेकंड पे जंप करेगा, इसको और एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, सेकंड से थर्ड पे जाएगा, और प्रोवाइड करेंगे फोर्थ पर, और 8 पे, और 6 पे, और 7 पे, और ये चलेगा ऊपर एनर्जी अब्सॉर्ब करके। मुझे उसका ग्राफ नहीं होना, मुझे जब ये वापस आएगा उसका ग्राफ चाहिए, ठीक है ना। ये उसका ग्राफ का यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं, इसीलिए हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम, बराबर है। ये जब वापस आएगा, फर्स्ट सेकंड पे गया तो यहाँ से वो वापस आया फर्स्ट पे, थर्ड से फर्स्ट पे, जरूरी नहीं फर्स्ट पर है, कुछ वैज्ञानिक ने उनको फर्स्ट पर वापस बुलाया, कुछ जो साइंटिस्ट जो थे उन्होंने सेकंड पे बुलवाया है, कुछ साइंटिस्ट जो थे उन्होंने थर्ड पे बुलवाया है, ठीक है ना। तो अलग अलग लेवल पर स्टडी की है, ठीक है ना। ये वाला जो ग्राफ है ये हमने कल ड्रॉ किया था, ठीक है। तो ग्राफ जो था बेटा इस तरह से था, ठीक है। रुमाल निकालो, बट ठीक है ना, नहाना भी हो जाता है।
पढ़ना भी हो जाएगा, ठीक है, बराबर। कितना हो गया? आधा मिनट है। 1 खेलते रहते यार, तुम कम से कम क्लास के पढ़ने से नहीं पढ़ते हो, ठीक है ना। सब ड्राई वाली कंडीशन में, इतनी गर्मी में नहीं रहना चाहिए। इतना अच्छा, तुम इतने अच्छे माहौल में रहते हो, सब इसमें इंक खत्म। क्या लाऊ क्या? अब अभी भरेगा, टाइम निकल जाएगा, टाइम प्रॉब्लम यूज करना, टाइम ऐसे भी कम है। 1 2 3 4 5 6 7। लड़ाई में मन पहले से तैयारी करनी पड़ती है। आपको पता है इंडिया की तैयारी कर रहा, सुनते न्यूज, सुनते ना, इंडिया बॉर्डर पर तैयारी कर रहा है। जंग कभी भी हो सकता है, वार कभी भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो तैयारी है, तैयारी उसमें नहीं, रुक जा, मैं अभी लेके आया, थोड़ी रुकने वाला है अपना, वो तो बोलेगा तू बस पलट, बस हो गया, पलटा के पता इसलिए मेरा तैयारी पहले। तो यहाँ पे ठीक है, तो हम सब अभी मालूम है वार की कंडीशन में अभी भी, ठीक है। तो ये हो गया, बराबर है। अब बेटा इसको देखो, यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करवाया सेकंड में, तो पहली सीरीज में मालूम है सेकंड से फर्स्ट पर वापस बुलवाया गया, थर्ड से फर्स्ट पर वापस बुलवाया गया, फोर्थ से फर्स्ट पे, फिफ्थ से फर्स्ट पे, सिक्स से फर्स्ट पे, सेवन से फर्स्ट पे, और इंफिनिटी से फर्स्ट पे। ये पहला स्टडी। तो फर्स्ट ये जो स्टडी किया है, फर्स्ट ऑर्बिट को जिसमें बेस मान के, उसका नाम था लाइमन। दिख रहा है क्या गर्ल्स? गर्ल्स दिख रहा है बेटा? दिख रहा है? ठीक है ना, तो लाइमन सीरीज, ठीक है। उसके बाद में बेटा दूसरा जो साइंटिस्ट था उसका नाम क्या था? बामर या पाल्मर भी बोल सकते हो, ठीक है ना, बराबर है, ठीक है। तो बामर ने कहां पे वापस बुलवाया? सेकंड पे। तो थर्ड से सेकंड, फोर्थ से सेकंड, फिफ्थ से सेकंड, सिक्स से सेकंड, सेवन से सेकंड, और ये एट से सेकंड, ठीक है। चलो उसके बाद में कौन है? पाश्चन सीरीज, ठीक है ना। इसने इलेक्ट्रॉन कहां पे बुलाया? फोर्थ से थर्ड पे, फिफ्थ से थर्ड पे, ठीक है। मतलब देखो प्रोसीजर सबने सेम इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने वापस जब बुलवाया इलेक्ट्रॉन को, मतलब वापस तो नीचे आएगा, ठीक है ना, उसके बोलने से रुकने वाला नहीं हो, तो रुक, सेकंड पर बुलाया था मैंने, ऐसा नहीं, इलेक्ट्रॉन तो नीचे जाने वाला है, लेकिन जैसा आप उसको क्रॉस करेगा ना, उस समय का वो कैलकुलेशन जो रहता है उसने जो किया है उसके हिसाब से कैलकुलेट किया, ठीक है। उसके बाद में बेटा यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट, क्या नाम आएगा? ब्रैकेट सीरीज। ये आएगा फोर्थ पे, कहाँ पे आएगा? तो फिफ्थ से फोर्थ, सिक्स से फोर्थ, सेवन से फोर्थ, और इंफिनिटी से फोर्थ, ठीक है ना। और उसके बाद में क्या आएगा? पी फंड, क्या आएगा बेटा? पी फंड। यहाँ से ये तीन आएंगे, सिक्स से फिफ्थ, सेवन से फिफ्थ, और इंफिनिटी से फिफ्थ। ये मैंने कल बताया जाते जाते लास्ट में, ठीक है ना, बराबर है। तो आधा क्वेश्चन मैंने रिपीट कर दिया। अब बेटा ये जो है लाइमन सीरीज, इसमें जो लाइट इमिट होती है ना, वो किस रेंज के रहती है? अल्ट्रा वायलेट। इसमें जो लाइट इमिट होती है वो कौन सी रहती है? विजिबल स्पेक्ट्रम। याद करो, विजिबल स्पेक्ट्रम बना के दिया था ना वेव कैरेक्टरिस्टिक के बाद। और ये तीनों में जो लाइट इमिट होती है बेटा, वो रहती है इंफ्रारेड, ठीक है। इतना हमने कल पढ़ा था। अब इसमें, ठीक है ना, अब इसमें सबसे पहले बेटा ये जब बामर जो था, कौन था? बामर या बाल्मर, ठीक है ना, बाल्मर अच्छा था, बालवीर समान बाल्मर, ठीक है ना। ये बाल्मर ने एक फार्मूला इंट्रोड्यूस किया अपनी सीरीज के लिए, सेकंड सीरीज है ना, अपनी सीरीज के लिए। क्या? ये जो भी लाइंस दिख रही है ना, हर एक का वेवलेंथ स्पेक्ट्रम है, ठीक है ना। तो इसका जो वेवलेंथ है, हर एक लाइन का वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हो,
हर एक लाइन का वेवलेंथ कंस्ट्रक्ट कर मतलब कैलकुलेट कर सकते हो। तो उसके लिए बेटा इसने इंट्रोड्यूस किया, तो वो क्या कहलाया, बामर फार्मूला। तो फार्मूला क्या था वो देखो, ठीक है ना। इसमें टू कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है ना, जो भी लाइंस है उसका वेवलेंथ निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हो? तो फार्मूला क्या बेटा वो देखो, ठीक है ना। तो फार्मूला है 1 बाय लैम्डा इक्वल टू न्यू बार, ये तो पता है आप लोगों को, ये रिलेशन पता है, इक्वल टू 109677, ये कांस्टेंट है। उसके बाद में 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n का स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये जो है ये उसका बेस ऑर्बिट, और उसके बाद में सेकंड पे कहां से वापस बुला रहा है, थर्ड से। ये जो n की वैल्यू जो है, ये जो n है इसकी वैल्यू 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, उसके बाद में कोई नहीं आया ध्यान में। तो इस फॉर्मूले के थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, इस बामर सीरीज में किसी भी लाइन का वेवलेंथ निकाल सकते हैं ना। 1 बाय लैम्डा इक्वल टू है, तो 1 बाय लैम्डा निकालो, तो इसको रिवर्स कर दो तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, बराबर, ठीक है ना। इसमें हंसी मत लो, ठीक है ना, बराबर है। तो इसके बाद में प्रॉब्लम ये आया कि जब बामर सीरीज में, तो ठीक है बामर सीरीज के लिए तो फार्मूला तैयार हो गया, लेकिन बाकी सीरीज के लिए क्या है कि नहीं। तो बाकी सीरीज के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कि कैसे कैलकुलेट करें। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिस बंदे ने फार्मूला इंट्रोड्यूस किया उसका नाम क्या था, रिडबर्ग। क्या नाम था? इसने जो फार्मूला यूज किया, इंट्रोड्यूस किया, उसका नाम था रिडबर्ग इक्वेशन। क्या था? रिडबर्ग इक्वेशन। तो रिडबर्ग इक्वेशन क्या है वो देखो, दिखेगा नहीं दिखता, पक्का यहाँ लिखूंगा तो पूछूंगा मैं, करके बताना, ठीक है ना। बेटा उसने जो फार्मूला इंट्रोड्यूस किया था ऐसा था 1 बाय लैम्डा इक्वल टू न्यू बार, ठीक है ना। ये जो कांस्टेंट है उसके जगह पर उसने क्या लिखा, आर मतलब रिडबर्ग कांस्टेंट। उसने उस आर की वैल्यू भी लिखी, आर की वैल्यू क्या लिखी, 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। कितना अच्छा है ना, फार्मूला किसी और ने इंट्रोड्यूस, बराबर, कुछ की आवाज ठीक है। तो बात कर रहे थे उसने कितना खूबसूरत तरीके से उसने बामर फार्मूले को कन्वर्ट किया अपने नाम से और नाम हो गया देखो उसका, ठीक है ना, बराबर है। तो जो भी है उसको मॉडिफाई किया है बेसिकली उसको, ठीक है ना। तो देखो उसने आर की वैल्यू वही ली जो थी पहले से, और इस तरह से आर, फिर उसके बाद में फार्मूला में क्या लिखा, 1 अपॉन n 1 का स्क्वायर और 1 अपॉन n 2 का स्क्वायर, ये फार्मूला इंट्रोड्यूस किया उसने। अब इस फार्मूले के हिसाब से बेटा n2 की वैल्यू हमेशा n1 से ज्यादा रहनी चाहिए, ये कंडीशन डाल दिया, ठीक है। तो आप किसी भी इसको ये अप्लाई कर सकते हैं, किसी को भी, ठीक है ना। तो अगर आप लाइमन्स के लिए इस्तेमाल करेंगे तो बेटा n1 की वैल्यू क्या रहेगी, 1, n2 की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है ना। अब इस फार्मूले के हिसाब से देखिए हम, ठीक है, तो मैं लिख के देता किसके लिए क्या रहेगी। आया फार्मूला ध्यान में, ये है बेटा रिडबर्ग इक्वेशन, ठीक है। अभी भी क्या था बेटा, ये फार्मूला जो था, ठीक है, सभी सीरीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बेटा ये फार्मूला किसके लिए था, सिर्फ अगर सोचो ये स्पेक्ट्रम किसी और एलिमेंट का हो तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक है ना। और इस वजह से उसने और उसको मॉडिफाई किया, ठीक है। और मॉडिफाई करने के बाद देखो ये फार्मूला हाइड्रोजन के लिए, ये वाला फार्मूला बामर का भी सिर्फ किसके लिए था, हाइड्रोजन के लिए, ठीक है ना। लेकिन आप फॉर अदर एलिमेंट्स, तो यहां पे देखो फॉर अदर एलिमेंट्स, ठीक है ना। फार्मूला दिख रहा है आपको, लास्ट बेंच पक्का, क्या लिखा हुआ है अभी, फॉर अदर एलिमेंट्स, अब ये लिखा क्या लिखा हुआ, हां गुड, चलो दिख रहा है बराबर है ना, 1 अपॉन। तो न्यू बार इक्वल टू आर, इक्वल टू आर, उसके बाद में 1 अपॉन n 1 का स्क्वायर, 1 n
उसके बाद में n2 का स्क्वायर, उसके बाद में यहाँ पे z स्क्वायर, क्या ऐड किया? z स्क्वायर। ये फार्मूला आया, ठीक है ना। अब ये z का मतलब होता है बेटा एटॉमिक नंबर। तो इसमें इस फार्मूले में अगर मैं हाइड्रोजन के लिए भी यूज करूं तो z की वैल्यू क्या आएगी? 1 का स्क्वायर, मतलब ये फार्मूला आता है, आया ध्यान में। तो इस तरह से उसने डिजाइन किया, ठीक है ना। तो अब जब हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना, ये मैं आपको अलग केस में पढ़ाऊंगा, इस फार्मूले का यूज और उसके बाकी के बहुत सारे छोटे छोटे फार्मूले हैं, तो वो एक अलग टॉपिक है, ठीक है ना, वो अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। अभी जितनी भी थ्योरी है वो पहले पढ़ लेते हैं, तो डेरिवेशन वाला पार्ट उसमें बाद में, ठीक है। तो आया ध्यान में, तो ये था, ठीक है। उसमें चलो आगे चलते हैं, पहले मिटा देते हैं। हाँ उसका फोटो लेता वो आप जो भेजते हैं उसका क्लियर नहीं रहता सर, फट जाता है डेफिनेशन उसका। प्रॉब्लम सबके अलग ठीक है, बातचीत नहीं, ठीक है। बेटा अभी समझाया मैंने किसी को, शायद आप ही लोग थे। आप लोग ऐसे रहेंगे कि बातचीत करने में ऐसे रहेंगे, सुधरेंगे नहीं? बताओ फिर, मैं दूसरा तरीका अपना बैठा आप भी लाते थे, ठीक है ना। और रात को चौकीदार लेके घूमता है ना, जागते रहो। देखो बेटा, एक लिमिट तक मैं बर्दाश्त करता हूँ, जिस दिन इरिटेट होना चालू हुआ ना, तो उस दिन कन पड़ना चालू करता हूँ। फिर मत बोलना कि अरे एंट्रांस की क्लास है, मार पड़ती है, ठीक है। मुझे सीरियस स्टूडेंट चाहिए, जिनको सही में मस्ती करना है वो मत बैठो क्लास में। बचपन से साला ऐसे ही है ना, जब तक ना पढ़े दो तब तक यकीन ही नहीं होता साला कि जिंदा है करके। स्कूल में ऐसे जब तक मास्टर मारेगा नहीं तब तक अकल नहीं आती, ठीक है। हमारे स्कूल का एचएम जो था वो एक्स मिलिट्री मैन था, उसकी मूंछ ऐसे करके ऐसी थी बिल्कुल, और गेट पे खड़ा रहता था। उस समय हम 7th क्लास में थे, और वो मॉर्निंग का 7 o'clock का प्रेयर होता था। मतलब ठंड के दिनों में देर हो जाती है, 7:01 भी हुआ कि समझ लेना दरवाजे पर 10 खाना है। और सोचो एक्स मिलिट्री मैन अगर एक थापड़ भी मारा ना तो वही हो जाती है ना। डंडा वंडा नहीं, हाथ से हाँ डंडा, वो एक सब मारा ना कि सीधा 2 मिनट ठीक है। तो उसके मार से बचने के लिए हम 6 बजे लगभग 10-15 मिनट पहले निकलते थे,
पहुंच जाते थे अंदर, एक बार अंदर आए कि जान हाँ ठीक है सुरक्षित है, ठीक है ऐसा हो। और जिस दिन लेट हुआ कि गया काम से, तो ऐसा डर रहता है, ठीक है ना। ऐसा लगता है आपको, लगना चाहिए डर। नो सर। ठीक है, अभी बेटा आप मेच्योर हो गए हो, थोड़ा समझदार हो गए हो, वो रह नहीं रहा आप, ठीक है ना, चट्टी वाला जमाना नहीं रहा। बराबर। कभी कभी मैं याद करता हूँ, मुझे भी कुछ हंसी आती है। उस समय फुल पैंट तो थे नहीं, और वो मालूम है एक इतनी पैंट गया था तो उस जमाने में फुल पैंट था ही नहीं, ठीक है। 7th 8th क्लास 9 तक हमने हाफ पैंट ही पहना, और इधर का पूरा एरिया खुला रहता था, तो ऐसा मापो होना, ऐसा पूरे ये हो जाते थे। तो इस तरह से है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है बताइए क्या है नेक्स्ट टॉपिक क्या है? लाइक्स क्वांटम थ्योरी है ना, ठीक है। और देखो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का मैंने अभी जो समझाया ये बेसिक है, इसका एक अलग ही सेशन रहेगा, ठीक है ना। ये मैं इसी चैप्टर में लास्ट में 2 चीज समझाने वाला, लास्ट लेक्चर में, चैप्टर खत्म होने के बाद में 2 चीज, एक स्क्रॉडिंगर इक्वेशन और दूसरा ये इसका, ठीक है ना, बराबर है। वो लास्ट टॉपिक में इसलिए बता दें कि थोड़ा वो अलग है, पूरा चैप्टर हो जाने के बाद में थोड़ा समझाना अच्छा रहता है, कुछ चीजें इंटर रिलेटेड रहती है तो समझ में आ जाती है, फिर बीच में सर ये क्या है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो स्क्रॉडिंगर इक्वेशंस और ये, ठीक है, समझो। क्वेश्चंस ऐसे ऐसे घुमाता है ना तो आपको यकीन नहीं होगा कभी, ठीक है। इसीलिए समझो, हर चीज को समझो बेटा, चीजें टफ नहीं है। जेई में मार्क्स कवर करना टफ नहीं है, हम अपनी मस्ती से बर्बाद होते हैं। क्या बोला मैंने? हम अपनी मस्ती से बर्बाद होते हैं। सबके पास दिमाग सेम है, मेरा ये मानना है, सबका सर सेम है। कोई इतना बड़ा सर लेके बैठा है क्या आपको, या कोई इतना सा सर लेके बैठा है क्या? सबका भी सेम है। साइज तो जो भी है, मतलब ब्रेन जो भी अंदर में है उसका वेट मुश्किल से कुछ ग्राम कम ज़्यादा होगा, नियर अबाउट सबका सेम ही होगा, है कि नहीं? यकीन आदत निकाल के गिन लो, ठीक है। तो जितना नहीं बोल सकते ना, कहने का मतलब है, मजाक की बात है। तो बेटा लगभग सेम है, ऊपर वाले ने सबको सेम दिया है, हम कैसा यूज करते हैं उस पर डिपेंड है। सोच जिसकी जैसी, वो सीरियल आती है मालूम, तारक मेहता, इसमें वो एक ऐसा कैरेक्टर है, ऐसा वो एक बार बोलता है अपने सेठ को, इसकी जैसी सोच, होता है कि नहीं? तो वो ऐसे तो बहुत बड़ी बात बोलता है, वो माना कि कैरेक्टर जिसका जो भी होगा बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। तो बेटा अभी हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्या है वो, प्लैंक्स स्पेक्ट्रम पढ़ के हो गया ना अपना पूरा। तो प्लैंक्स क्वांटम कल बेटा देखो ऐसा ही नहीं लगा, अच्छा लगता है यार इसमें, ठीक है ना, ऐसा लगता है कि कहाँ पे है अपन, सब इंक में से। तो बेटा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में एक्चुअल में क्या बताया है वो समझ लो, ठीक है ना। हमने रेडिएशंस कितने टाइप के हैं, ये रेडिएशंस के बारे में हमने पढ़ लिया है। हमको पता है रेडिएशंस में क्या क्या इंक्लूड होता है, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, बराबर है? अरे हाँ या ना? अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड, उसके बाद में माइक्रोवेव्स, उसके बाद में रेडियो वेव्स, उसके बाद में विजिबल लाइट, ये सब पढ़ा ना अपन ने? ये सब बेटा रेडिएशंस है, सब क्या है? रेडिएशंस। ये रेडिएशंस या तो किसी बॉडी में एंटर करेंगे या तो किसी बॉडी से रिलीज होंगे, इमिशन और एब्जॉर्प्शन, ये कैसे होता है, ठीक है ना, ये हमें यहाँ पे पढ़ना है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है ना। तो एक छोटी सी इवेंट, मतलब एक आपके आसपास का एग्जांपल है, अगर आपने उसको ऑब्जर्व किया होगा तो उसके थ्रू मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत इजीली आपको ध्यान में आ जाएगा कि क्या बताना चाहता है प्लैंक्स, ठीक है। बेटा नागपुर प्रॉपर कितने लोग हैं? अच्छा, जो प्रॉपर नहीं है बेटा उनके घर में भी वो महानगर पालिका चलती ना, जैसे गवर्नमेंट का जो नल कनेक्शन रहता है वो तो हो गई, गांव में भी रहा तो ग्राम पंचायत का रहता है कि नहीं, मतलब एक है सभी के पास, ठीक, कनेक्शन।
उसकी बात कर रहा है। तो बेटा वो जो नल होता है ना, खासकर हमारे नागपुर के बाद ऐसा नहीं कहीं भी हो सकता है, उसका एक टाइम होता है, वो बराबर 2 या 3 घंटे के लिए आता है। तो वो जब आता है, ठीक है ना, तो उसके अगर 1 घंटा पहले अगर आपने उसको ओपन कर किया, उसका नॉब जो रहता है उसको ओपन कर दिया, तो आपको सिर्फ वहां से एयर आते हुए सुनाई दी, एक आवाज के साथ में सिर्फ एयर निकलती रहती है, बस पानी नहीं आता है। नल है लेकिन आता है एयर, ठीक है ना, बराबर ये ऐसे चलते रहता है। और जब उसका 2 का मान लो अगर टाइमिंग है तो उसके 10, 15, 20 मिनट एक बंच का अचानक वाटर आ जाएगा, ठीक है, हम आप एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे, आ जाएगा पानी से निकल गया, फिर थोड़ा शांत हो जाता है, फिर आएगा दूसरा बंच आता है, फिर तीसरा बंच आता है, फिर थोड़ा सा बंच आने की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, और फिर धीरे 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 फिर पूरा फोर्स आता है, फिर ऐसा आता है। तो ये जो बीच में जो बंच आए, एक छोटा सा बंच, बड़ा बंच, जो ज्यादा वाटर भी आता है थोड़ा सा कम भी आता है, तो ये जो बंच है, ये जिस तरह से बंच आ रहे हैं ठीक उसी तरह से ये रेडिएशंस किसी भी बॉडी के अंदर जाते हैं या फिर किसी भी बॉडी से निकलते हैं, मतलब बॉडी में एब्जॉर्प्शन और बॉडी में इमिशन मतलब बाहर आना, उसी तरह से होता है, ठीक है। तो यह है बेटा इसका पहला स्टेप, क्योंकि रेडिएंट एनर्जी या फिर रेडिएशंस बराबर कैन नॉट बी इमिटेड, ठीक है ना, कैन नॉट बी इमिटेड और एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, ठीक है ना, कंटिन्यूअसली एकदम लगातार वो एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। तो क्या कैसे होते हैं, तो डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल बंडल्स या स्मॉल पॉकेट्स, और उस पॉकेट्स को, ठीक है, नाम दिया गया है। तो मान के चलो कि ये अगर बॉडी है एक, तो ऐसा इससे अगर रेडिएशन निकल रहा है मानो, तो ऐसा नहीं निकलेगा, ऐसा नहीं निकलेगा। वो कैसा निकलेगा, एक बंच, फिर बंच बाहर आ गया इस तरह से, कुछ बंच ऐसे बड़े रहेंगे, कुछ बंच छोटे रहेंगे, फिर कुछ बंच बड़े रहेंगे, तो इस तरह से बाहर आएगा, बंचेस में बाहर आता है। आया ध्यान में, समझ में आया, या तो बंचेस में बाहर आएगा या तो बंचेस में अंदर जाएगा, इस तरह से। तो ये जो बंच है इसका जो इंडिविजुअल एक सिंगल बंच को क्या नाम दिया उसने, सिंगल बंच को नाम दिया क्वांटम। क्या नाम दिया, क्वांटम, ठीक है ना, खाना खाया ना, मैंने पूछा मैं, ठीक है ना। इसके बाद में ये पूरा का पूरा जो बंच है, पूरे बंच, इस पूरे बंच को नाम क्या दिया है उसने, क्वांटम। ध्यान में रहेगा, एक से ज्यादा रहा तो क्वांटम, सिंगल रहा तो क्वांटम, ठीक है। अब ये बेसिकली है तो रेडिएशन के बंच, तो रेडिएशन है मतलब एनर्जी है, तो हर एक के साथ में अपनी खुद की एनर्जी रहेगी। ये छोटा बंडल है तो एनर्जी कम रहेगी, ये बड़ा बंडल है तो एनर्जी ज्यादा रहेगी। आया ध्यान में, तो इस तरह से इसका बेटा पहला पॉइंट यहाँ पे खत्म, ठीक है ना। तो आपको सेंटेंस मिल जाएगा, ठीक है। सुन रहे हैं, पहला क्या बोलने जा रहा है, क्वांटम, है ना, क्योंकि कोई भी रेडिएशंस जब किसी बॉडी में एब्सॉर्ब होता है या फिर उस बॉडी से इमिट होता है तो वो कंटिन्यूअस फॉर्मेट में नहीं होता है, उसका फॉर्मेट कैसा रहता है, डिसकंटिन्यूअस इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पॉकेट्स, बंडल, बंच नोन एज क्वांटम। पॉकेट्स लिखेंगे तो क्वांटम, सिंगल पॉकेट ऐसा लिखेंगे क्वांटम, ठीक है। और हर क्वांटम की अपनी खुद की एनर्जी होगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट में क्या बताया उसने, सेकंड पॉइंट में, क्योंकि ये जो क्वांटम है इनकी अपनी एनर्जी है। अब इस एनर्जी को यदि आप कैलकुलेट करना चाहो तो कैसे कर सकते हैं, बराबर। तो इसमें फॉर्मूला बताया उसने, क्योंकि हर एक क्वांटम की जो एनर्जी है वो आने, ठीक है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ में, फ्रीक्वेंसी। किसके साथ प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी। मतलब इंफ्रारेड का बंडल या अल्ट्रावायलेट लाइट का बंडल, बराबर है, ये दोनों की एनर्जी का डिफरेंस निकालना है तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि इंफ्रारेड का फ्रीक्वेंसी अलग रहेगा, अल्ट्रावायलेट का फ्रीक्वेंसी अलग रहेगा, है ना। तो किसी भी बंडल की अगर आपको एनर्जी निकालना है तो आप फ्रीक्वेंसी के साथ उसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा एनर्जी। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, E = H न्यू। H मतलब क्या रहेगा बेटा, ये रहेगा
प्लैंक्स कांस्टेंट, क्योंकि उसी की थ्योरी है ना, ये रहेगा प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, अब उस प्लैंक्स कांस्टेंट की अपने एक वैल्यू है, तो 6.626 into 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, ये एक वैल्यू है, और 3.99 into 10⁻⁻30 किलो जूल सेकेंड मोल इनवर्स, ये दूसरी वैल्यू है। ठीक है ना, ये वैल्यू आपको वैसे भी प्रॉब्लम में दिया रहता है, लेकिन फिर भी याद रखो। ठीक है, आया ध्यान में? ये हो गया बेटा उसका सेकंड पॉइंट, बराबर है। सेकंड पॉइंट में हम किसकी एनर्जी निकाल रहे हैं बेटा? एनर्जी ऑफ क्वांटम, एनर्जी ऑफ क्वांटम। अब उसके बाद में तीसरा, ठीक है ना, मान लो किसी बॉडी से 10 बंडल बाहर आ रहे हैं, मान के चलो, और आपको पूरे 10 बंडल की चाहिए एनर्जी। ठीक है ना, तो इसमें तो अब हम यहां पे टोटल एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड इक्वल टू, फार्मूला क्या दे रहा है बता रहा हूं मेरे, फार्मूला दे रहा है टोटल एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय अ बॉडी, ऐसा लिखना पड़ेगा, बाय अ बॉडी। ठीक है, तो फार्मूला देता है बेटा इसमें E इक्वल टू एन एच न्यू। क्या फार्मूला दे रहा हूं? इसने अपने फार्मूले में ये बताया है कि ये जो n है ये वैल्यू हमेशा होल नंबर्स में रहेगा। क्या रहेगा? होल नंबर्स। मतलब अगर आप 10 बंडल की वैल्यू अलग अलग निकाल के उसको ऐड करोगे तो वो n जो है मान के चलो कि वो 100h न्यू ऐसा आ सकता है मान के चलो, लेकिन वो 100.2h न्यू ऐसा कभी भी नहीं आएगा। जो भी आएगा, ये 100 तो मैंने फॉर एग्जांपल लिखा, जो भी आएगा पूरे बंडल की एनर्जी जब भी आप कैलकुलेट करके उसको प्लस करोगे तो उसका जो एडिशन आएगा बेटा उसमें ये h न्यू के सामने में यहाँ पे जो भी आएगा वो होल नंबर। ठीक है ना, तो किसी एक रेडिएशन की वैल्यू निकाल रहे हो तो फ्रीक्वेंसी फिक्स, h फिक्स, तो चेंज क्या होगा बेटा n, है ना, तो इसमें तो वो n की वैल्यू हमेशा होल नंबर में रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से बेटा ये तीन चीजें, 3 पॉइंट उसके क्वांटम थ्योरी में है। आ जाए, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। सर हाँ जी, होल नंबर है तो जीरो भी ले सकते हैं एनर्जी? नहीं, होल नंबर तो जीरो से हाँ होता है, जीरो नहीं रहेगा। होल नंबर नेचुरल नंबर लेना सर, होल नंबर तो जीरो आता है ना, उसके अपना जंक्शन में होल नंबर ही मेंशन है। तो कोई भी क्वांटम बेटा जीरो एनर्जी के साथ इफेक्ट हो ही नहीं सकता, नेचुरल नंबर उसमें होल नंबर मेंशन है। जो देखो उसमें दोनों पॉइंट जैसे हमने कंसीडर किया ना जीरो, उसने पहले ही पॉइंट में लिख दिया है ए सुनो ना, उसको क्वेश्चन बोला इसका आंसर सुनो, नहीं अपना थोड़ी है, उसने पूछा ये ऐसे भी रहता है प्रॉब्लम मालूम है, अपन ऐसे पूछते हैं किसी पर रोड पे जा रहा है तो किसी को गड़बड़ रहा तो हम जाके उसको कुछ नहीं है, उसको काम देना चाहिए। अपना दोस्त ऐसा नहीं बोला कि किसी के से जाके पूछो, जो बोले तेरे को करना है यही बोले फालतू का, ऐसा नहीं, मतलब अपना कुछ है करीबी है वहां पर अपन सपोर्ट करते हैं ना, बचाने की कोशिश करते हैं, पूछते हैं कम से कम क्यों मारा, हमको लगा रीजन वैलिड है तो मत ले और दो मिनट। ठीक है, तो बात करें तो बेटा इसका, तो इसने बोला कि जीरो नहीं, क्यों नहीं, जीरो क्यों नहीं, उसने 1 2 3 लिखा है, उसने n की वैल्यू जो है ना अपने इसमें 1 से स्टार्ट किया है, क्योंकि उसने पहले ही पॉइंट में बता दिया कि भाई ईच क्वांटम इज एसोसिएटेड विद डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब हर एक बंच की अपनी खुद की एनर्जी है, तो जीरो हम ले ही नहीं सकते, आज जीरो हम ले ही नहीं सकते। इसीलिए अब वो होल नंबर लिखने का रीजन ये है कि भाई 1 जो है, ठीक है ना, फ्रैक्शन में नहीं है होना,
इसलिए उसमें होल नंबर मेंशन किया। मैथमेटिकली नहीं लिख सकता उसने। और आप तो उसको 19 में रहता है, ठीक है। अब उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होने के बाद, जैसे बेटा 10th में आपने जब वो ओम्स लॉ पढ़ा था, तो जब वो पढ़ा था 2-3 पेज के बाद में कहीं तो भी आपने डेफिनेशन आई थी 1 वोल्ट या 1 एम्पियर, ऐसा ना, ऐसा आता है, ठीक है ना, जनरल इसमें। तो बेटा यहाँ पे भी ऐसा कुछ है, ठीक है ना। तो इस प्लैंक्स क्वांटम में क्या मालूम है, 1 आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। जैसा वो उधर 1 वोल्ट 1 एम्पियर है, यहाँ पे है 1 आइंस्टाइन। 1 आइंस्टाइन का मतलब 1 आइंस्टाइन, ठीक है, ऐसा नहीं, ठीक है ना। 1 आइंस्टाइन का मतलब क्या था, लिटरली मीनिंग तो ले नहीं सकते उसको। इसका मतलब है 1 आइंस्टाइन का मतलब क्या मालूम है क्या, एनर्जी है, बातचीत नहीं, एनर्जी possessed by 1 mole of क्वांटा, ठीक है ना। 1 मोल क्वांटा की जो एनर्जी होगी वो क्या होगा, 1 आइंस्टाइन, बराबर। तो सिंगल क्वांटा की एनर्जी कैसे निकालते हैं हम, E इक्वल टू एच न्यू, है ना। 1 मोल की कैसे निकालेंगे, E इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय एच न्यू। अब ये जो है Na, ये मतलब एवोगाड्रोस नंबर, कितना रहता है, बताओ। पहले बैच में मैंने इतना लिख के छोड़ दिया था, मैंने बता क्या है, ठीक है ना। 5-10 मिनट तो सोचते रहे, फिर एक गर्ल्स की आवाज है, सर 23, गुड, ठीक है ना। कितना है ये, 23 नंबर्स, ठीक है। अच्छा 10 का कितना था क्या, मोल कॉन्सेप्ट 10th में याद रहना चाहिए, है कि नहीं। हाँ, न्यू सिलेबस के हिसाब से होगा, ठीक है। तो ये हो गया बेटा प्लैंक्स क्वांटम यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। निकालो फोटो वगैरह जो कुछ है, ठीक है ना, सेल्फी निकालो, नहीं है निकाल लिया फोटो, हाँ अब अपना वाला डाल देना सर। अबे तो वो तो वाला तो मैं पोस्ट करता है ना, और इसका कहना है कि ब्लर है, ओए अदरवाइज नहीं डालेगा। हम ऐसे बोलते हैं, खड़े लेवल को तो इसीलिए बोलते हैं, बोल देने का अगला सोचते बैठता है, ठीक है ना, ठीक है ना। इसीलिए जो भी है तो ब्लर भी आया तो थोड़ा सा दिखेगा, ठीक है ना, वो कैमरे की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो इसके बाद का टॉपिक है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या है, ठीक है। तो अभी कितना टाइम बचा है, ठीक है, बराबर हो जाएगा। मुझे नहीं पता, तू बता, छूट गया होगा तो पढ़ा देंगे, उसमें क्या पढ़ा, छूटा है क्या कुछ, पहले छूटा है कुछ, करते सर थोड़ा व्यवस्था से ऐसा करके हल्का संडे बचा क्या करके रिवीजन में, क्या बचा, स्पेक्ट्रम में बचा ना, छूटा है क्या स्पेसिफिक टर्म्स बातचीत। इस अपने इस चैप्टर में सबसे पहला पॉइंट जो था स्पेसिफिक टर्म्स, क्या वो पढ़ा के हुआ है, नहीं हुआ नहीं पक्का, क्या चल रहा है, ठीक है। हाँ तो वो उसमें 3 कंसेप्ट है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में डी ब्रुगली इक्वेशंस या जुवेल नेचर, उसके बाद में हाइसेनबर्ग और स्क्रोडिंगर, ये अभी आएगा, ठीक है ना। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ना मतलब ये 3 कंसेप्ट को साथ में पढ़ना। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल वहां पे लिस्ट में नाम है, लेकिन उसके अंदर जो है बेटा वो भी लिस्ट में देखो, देखो आप डी ब्रुगली इक्वेशन में देखो है ड्यूअल नेचर, उसके बाद में हाइसेनबर्ग भी लिखा है, उसके
उसके बाद में स्क्रोटिंगर भी लिखा होता है, स्क्रोटिंगर कहीं पे भी लास्ट में, ठीक है ना। ये चीजों को मिला के देखो बेटा आ ही जाते हैं अपने इसमें, ठीक है। तो इसमें बेटा ये तीनों को मिला के ही क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बनता है, ठीक है ना, बराबर है। उससे बेटा करने की जरूरत सर कॉस्मिक रेस कोणती रेस एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट। टॉपिक याद है कि नहीं, देखते हैं कि जब शुरू से पता बोलते जाओ टॉपिक। टॉपिक याद करके किसका बना हुआ है बोलेगा ना सर, तो बोल सकता है। लेकिन बेटा मैं ठीक है एग्जाम में टॉपिक की लिस्ट लिखने में नहीं आती, लेकिन बेटा कम से कम उससे ये पता लगता है कि तू सब्जेक्ट के लिए कितना अलर्ट है, ठीक है ना। बट मुझे मालूम है मैक्सिमम लोग खड़े करोगे ना, सब खड़े हो जाएंगे मैक्सिमम, लिस्ट कोई नहीं बता पाएगा, बताएगा पक्का। कल की छोटी कल नहीं था। चल बोल। सबसे पहले डिस्कवरी स्टाइल के फर्स्ट लेक्चर में मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के उसके एक्सपेरिमेंट बोले हमने समझे, उसके बाद उसके सारे प्रॉपर्टीज जो 11 प्रॉपर्टीज थे वो समझे, उसके बाद डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स लिए, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ऑलमोस्ट सेम था, बस माइनर चेंजेस थे। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन जिसमें अपन ने अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग की थी और जिसमें पता चला था कि कोई एक हॉलो स्पेस है जिसको नाम न्यूक्लियर न्यूट्रॉन, फिर न्यूक्लियस, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। उसके बाद एटॉमिक मॉडल्स लिए, पहला थॉमसन मॉडल लिया, दूसरा रदरफोर्ड, उसके बाद थॉमसन, उसके बाद स्पेक्ट्रम्स पढ़े। उसके बाद कल आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़े हमने, और प्लैंक्स उसके पहले कल आपने क्लास में शायद स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़े, और आज आपने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में बताया, ठीक है। लिस्ट याद रखो, इसका मतलब है वो सब्जेक्ट देखो उस क्वेश्चन जो भी आते हैं उसी की तरफ से आते हैं, इसका मतलब वो सोचता है सब्जेक्ट को लेकर, पढ़ाए हुए टॉपिक पर वो सोचता है सर ने पढ़ा जो लोग कहाँ पे बनती है, ठीक है ना। जो पूछता है कि ये बात सर को समझ में नहीं आई, ठीक है। इस तरह से तो सब्जेक्ट को आप समझो, और वो समझेंगे कब, जब आप अलर्ट रहोगे सब्जेक्ट को लेकर। क्या सबकी कॉपी कंप्लीट है? चलो तो आधे तो अलर्ट है। क्या सबने जितना मैंने पढ़ाया अभी तक उसका 1 या 2 रिवीजन किया है? किया है? ना आप आधे से ज्यादा तो ट्रैक पर है, ठीक है। थोड़ा सा धक्का लेने इधर उधर, बराबर तो दौड़ेगा सीधा, ठीक है। होगा, ठीक है। अभी शुरुआत है। बेटा यहाँ पे जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पढ़ा है फिजिक्स में? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा है क्या? पढ़ा? ये हम आने के बाद ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो टॉपिक बड़ा है, ठीक है, होगा नहीं, शुरुआत से करना होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेटा इसमें सोलर सिस्टम पता है? क्या होता है सोलर सिस्टम में? थोड़ा सा आइडिया तो होगा आपको, बताओ क्या होगा? सोलर सिस्टम, सोलर सेल क्या है
और कैसे वर्क करता है, बेसिक आइडिया। हाँ सिस्टम की जो जैसे जो जितना भी पता है सोलर सिस्टम बेसिकली पहले 9 प्लैनेट्स का था, पर अभी उसको 8 प्लैनेट्स कंसीडर सोलर सेल छत पे जो लगे तो सोलर सेल में सर सिल्वर वायरिंग्स, सोलर सेल में सिल्वर वायरिंग्स रहते सर। हाँ सर, सब सिल्वर की रहती है, इससे तो महंगे रहते हैं। सोलर पैनल सारे सिल्वर वायरिंग से बनते हैं। तो सर बेसिकली वो इसलिए यूज करते हैं क्योंकि मैक्सिमम जो हीट रहती है वो कैपेसिटी एब्जॉर्ब कर सके। उसके बाद में बेसिकली आप जो एक बड़ा पैनल रहता है वो छोटे यूनिट्स का कॉम्बिनेशन रहता है। उसके बाद उसमें जो सनलाइट रहती है, मतलब जो सनलाइट एनर्जी रहती है, मतलब फोटो एनर्जी रहती है, उसको नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। बाद में अंदर का मैकेनिज्म बताइए। पढ़ेंगे ठीक है ना, क्या होता है बराबर है। चलो गुड नाइट।